हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द चैनल ऑफ एग्ज़ाम वॉरियर्स। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्ज़ाम वॉरियर में। तो आज एक नया पार्ट फिर से आया है जो कि पार्ट 3 है, बिहार एक परिचय का। तो इस बुक के बारे में मैंने ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है अपने लास्ट वीडियोस में। तो आप वो वाला वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखिए। वो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड अभी हम फटाफट से अपने क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बाकी थोड़ा जो आपको अगर समझना है या देखना है, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि संस्करण मेरा कौन सा है, तो बता दूं न्यू एडिशन है 2022 का। और अगर इसका हम जो कि सिलेबस होता है वो अगर देख ले, विषय सूची जिसको हम कहते हैं, वो अगर हम देखें तो हमारा पहला पार्ट है बिहार का इतिहास एवं संस्कृति, जिसका अभी हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं। तो हमने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। जिसने भी हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा उनको बहुत अच्छे से पता होगा। तो अभी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, जो कि इस बुक में इस पॉइंट का 14वां प्रश्न है, लेकिन ये हमारा आज का पहला प्रश्न होगा। शुंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड्स, शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश की राजधानी थी, कण्व वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र थी। कलिंग शासक खारबेल ने मगध पर आक्रमण किया था। तो खारबेल जो है कलिंग शासक, कलिंग राज खारबेल जिसको हम लोग कहते हैं, जिनको कहते हैं, तो उन्होंने मगध पर कब आक्रमण किया था? तो उन्होंने पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंत में मगध पर आक्रमण किया था। कलिंग नरेश खारबेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किए थे? तो उन्होंने अंग और मगध से कीमती उपहार प्राप्त किए थे। ठीक है। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा। तो किनका शासन रहा था? तो लिच्छवियों का शासन रहा था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन को हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, कनिष्क था ये। अब हम लोग आएंगे गुप्तकालीन बिहार पर। गुप्तकालीन बिहार के MCQs को हम लोग अब देखने वाले हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष कौन सा था? तो यह 320 ईस्वी था। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही किया था फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त ने 320 ईस्वी में महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो कहाँ पे धारण की थी? तो पाटलिपुत्र में ही धारण की थी। गुप्त संवत जब इन्होंने चलाया था 320 ईस्वी में, तभी इन्होंने धारण किया था। कौन सी उपाधि? तो महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज वाला भी जो पॉइंट है ना, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट पॉइंट है हिस्ट्री के बेस में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी द्रोहित कहा था? तो वो जो थे वो समुद्रगुप्त थे, जिन्होंने अपने आप को लिच्छवी द्रोहित्र कहा था। ठीक है। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो पाटलिपुत्र थी। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो कौन से शासक थे वो समुद्रगुप्त थे फ्रेंड्स। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? तो ये भी BPSC का फेवरेट क्वेश्चन है। गुप्त युग जो है, गुप्त वंश का जो शासन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? तो ये कुमारगुप्त था। बोध गया में महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी, गुप्त वंश के शासनकाल में हुई थी। चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक के लिए पाटलिपुत्र आए थे? तो वो 3 साल के लिए पाटलिपुत्र आए थे। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो ये पाटलिपुत्र नगर से था। गुप्त काल की एक सुंदर कीर्ति की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये शाहाबाद से प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्धदेव की एक पीतल की मूर्ति है, ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र हैं। यह किस काल के चित्र हैं? तो यह जो है हमारे गुप्त काल के चित्र हैं। राजगृह में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। तीर भुक्ति आधुनिक दरभंगा, जो हमारा जो आधुनिक दरभंगा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तीर भुक्ति भी कहते हैं। जो भी दरभंगा के निवासी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के आपको इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर किया जाता है उन लोगों से। तो वहाँ का जो राज्यपाल था वो कौन था? तो वह गोविंद गुप्त था। और गोविंद गुप्त कौन है? तो गोविंद गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था।
बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कहाँ है? नालंदा है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो अब बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। देखिए बीपीएससी के 42वें परीक्षा में इस प्रश्न को पूछा गया था। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो फाहियान जो है आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान आया था। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगर थे और धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाइयाँ दी जाती थी। तो किसने ये जो आप बात है इसका वर्णन किसने किया है? तो ये फाहियान ने किया है। गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था? हमने पहले भी पढ़ा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त वंश की स्थापना की 320 ईस्वी में और गुप्त संवत को भी चलाया था। तो और उसी समय उन्होंने महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी। इन तीनों बात को आप याद रखिएगा कि गुप्त संवत की स्थापना 320 में हुई, गुप्त वंश की स्थापना 320 में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया और महाराजा धीराज की उपाधि भी उन्होंने उसी समय धारण की थी। निम्नलिखित शासकों में किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का। समुद्रगुप्त को। सौराष्ट्र एवं मालवा क्षेत्र के विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है फ्रेंड्स? हरिसेन के द्वारा लिखी गई है। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? तो ये जो थे ये समुद्रगुप्त ही थे जिन्होंने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए। सफल सैनिक अभियान का मतलब है कि दक्षिण भारत में उन्होंने अभियान चलाया और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को एक एक करके जीता, इसलिए इसको हम लोग सफल सैनिक अभियान कहेंगे। अगर वो हार जाते तो असफल होता, लेकिन वो जीते, उन्होंने जीता होगा तो उसके अभियान को सफल सैनिक अभियान कहा गया। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा की गई है? तो ये फ्रेंड्स समुद्रगुप्त की चर्चा की गई है। समुद्रगुप्त के दरबार में ही हरिसेन थे, उन्हीं के दरबारी कवि थे और उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और उसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा की है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? तो गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण हुनों का आक्रमण था, प्रशासन का सामंती स्वरूप था और कमजोर शासक। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट कारण थे जिन्होंने गुप्त साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो ये नरसिंह गुप्त के शासनकाल में हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। ये भी जो है ना, ये जो लाइन ही है ना कि गुप्त काल स्वर्ण युग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसमें योगदान करने वाले विद्वान थे, तो इसमें कौन कौन सा विद्वानों ने इनमें योगदान किया था? तो ये जो है वराह मिहिर थे, आर्यभट्ट भी थे उस समय और ब्रह्मगुप्त, ये तीनों थे उस समय। हम आने वाले हैं मगध के परवर्ती गुप्त शासक वाले पॉइंट पे, और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एग्जाम वॉरियर को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अब हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लगातार देने हैं, तो उसमें ये जो है हमारा बहुत हेल्प करेगा। आप अगर बिहार पुलिस के स्टूडेंट हैं, बिहार अभी मद्य निषेध वाला आया है उसके स्टूडेंट है, बिहार एसएससी के स्टूडेंट है, बीपीएससी के स्टूडेंट है, बिहार दरोगा भी आने वाला है उसके स्टूडेंट है, तो हर एक तरफ से मैं कहूँगी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए बिहार स्पेशल। तो आपको इससे पढ़ना है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे हम लोग और भी एमसीक्यूज़ लाने वाले हैं जिससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो इसके साथ ही हम अगले एक प्रश्न पे आते हैं, जो कि मगध के परवर्ती गुप्त शासक वाले पॉइंट से प्रश्न है कि मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये जो है कृष्णगुप्त है। ठीक है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने मोखरी शासक को पराजित किया था? तो कुमारगुप्त तृतीय ने किया था फ्रेंड्स। मोखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो दामोदर गुप्त को पराजित किया था उन्होंने। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को बनाया था। हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने? इसका अंत किया था आदित्य सेन ने इसका अंत किया था। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? बहुत ही मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अश्वमेध यज्ञ ये जो वर्ड है ना, ये प्राचीन भारत का बहुत ही फेवरेट वर्ड है, तो इससे जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं उसको ऑलवेज याद रखा करिए। तो मगध साम्राज्य की बात हो रही है, उसमें अश्वमेध यज्ञ कौन से परवर्ती गुप्त शासक ने करवाया था? तो ये आदित्य सेन ने करवाया था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये अंतिम शासक जो है ये जीवित गुप्त द्वितीय है। मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य सूत्रों का विजेता कहा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कृष्णगुप्त को कहा जाता है फ्रेंड्स। अब है थोड़ा हमें मैच करना है
तो हम लोग अब मैच को देखेंगे। हर्षगुप्त, ये इनको वीर योद्धा के उपाधि दिया गया था, इनको वीर योद्धा का। उसके बाद है कुमारगुप्त को राजाओं का सिरमौर, ठीक है, इस कुमारगुप्त को ये उपाधि दिया गया था। जीवित गुप्त की अगर हम बात करें तो इन्हें महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी, और आदित्य सेन को परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है, हाँ सही है बिल्कुल। अब अगर हम आगे आते हैं तो मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा जाता है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो ये जीवित गुप्त थे फ्रेंड्स, जीवित गुप्त थे और इन्होंने सब कुछ जीत लिया। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो ये आदित्य सेन था। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुएन तसे भारत आए थे? तो आदित्य सेन के समय ये भारत आए थे। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का हमें सही क्रम बताना है, बीपीएससी का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो ये कुमारगुप्त, पहले कुमारगुप्त थे, उसके बाद हर्षगुप्त, फिर जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। गुप्तोत्तर और बिहार, ठीक है, गुप्तोत्तर युग और बिहार के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला ही प्रश्न बीपीएससी द्वारा 40वें परीक्षा में पूछा गया था। ये चीनी यात्री इते सिंह बिहार पर का जो भ्रमण उन्होंने किया था, तो उन्होंने कब भ्रमण किया था? तो ये 673 ईस्वी में इन्होंने भ्रमण किया था। और क्या क्या था? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के लिए 10 साल लगातार इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था। हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो ये जो है ना, उन्होंने भी नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष में की थी? तो ये 635 ईस्वी में इन्होंने किया था। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये शशांक है, ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, हम बिहारी हैं तो बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हमें याद रखना चाहिए। तो बंगाल का शासक था ये शशांक, और इन्होंने बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने का क्षति पहुंचा दिया था इन्होंने। ठीक है, अब है पालकालीन बिहार। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो बीपीएससी के 60-62 मतलब 2017 में यह प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी द्वारा। तो ये बिहार में है, बिहार में अवस्थित है ये राज्य। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। ये क्वेश्चन 67 साइज जो पेपर लीक हुआ था उसमें एक प्रश्न किया गया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था तो कौन था? धर्मपाल था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के शासक ने की थी? तो ये पाल वंश के शासक ने की थी। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन है ये, आपका भागलपुर में स्थित है। नालंदा महाविहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्ष, धर्मपाल एवं देवपाल, तीनों ने इन्हें आर्थिक अनुदान दिया था, मतलब इकोनॉमिकली इनकी हेल्प करी थी, इकोनॉमिकली इनको दान दिया था। ठीक है, मुंगेर जो कि बिहार में है की राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन है? तो ये देवपाल हैं, जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो महायान संप्रदाय को पाल शासकों द्वारा विशेष प्रोत्साहन दिया गया था। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ की स्थापना करवाई थी? तो देवपाल के शासनकाल में। ठीक है, और 5 गांव दान के स्वरूप में उन्हें दे दिया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान दिया था? तो धर्मपाल जो है उन्होंने 200 गांवों को दान दिया था। अब 200 गांवों को दान देने का मतलब है कि 200 गांव आप दान में दे रहे हैं, उससे जो रेवेन्यू आएगा ना, उसका वो जो इकोनॉमिक रेवेन्यू जो आता है उसका यूज़ किया जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में। ठीक है, तो ये है ना कि 200 गांव को दान दे दिया, मतलब 200 गांव लोगों को समझ नहीं आता है कि 200 गांव को दान दे के मतलब क्या करेंगे वो। तो 200 गांव से जो रेवेन्यू आ रहा है ना, उसको हम यूज़ करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के विकास में। किस शासक ने उदंतपुर में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी? तो गोपाल ने करवाई थी। किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो ये पाल युग में हुआ था। बिहार में पाल युग में कांसे की मूर्ति निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ था। कांस्य मूर्तियों के निर्माण की इस शैली को में निर्णायक देन थी। तो किनका निर्णायक देन था? धीमन एवं बिठपाल की। पालकालीन कांस्य मूर्ति का कलाकार धीमन एवं बिठपाल कहाँ के निवासी थे? तो ये जो है ना नालंदा के निवासी हैं, और धीमन का पुत्र ही बिठपाल था। ठीक है,
पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली हैं, इनका साक्ष्य मिलता है। तो ये कहाँ पे है? नालंदा एवं क्रुकीहार, मतलब जो गया है उनका पुराना नाम क्रुकीहार है, वहाँ से मिलता है। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन एवं बिटपाल समकालीन थे, तो ये धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि अष्ट सहस्रिक प्रजापरमित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे, तो ये पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था, तो ये मगध को कहा जाता था। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहा विदेशी विद्यार्थियों के लिए विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में उन्होंने विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास यानी कि हॉस्टल का निर्माण करवाया था। तो मिथिला के कर्नाट शासक, अब हम लोग मिथिला के कर्नाट शासक की ओर बढ़ने वाले हैं। और बढ़ते बढ़ते मैं आपको ये बताते चलूँ कि ये एग्ज़ाम वॉरियर का जो चैनल है ये बिल्कुल ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जीएस के स्पेशली जीएस के और साइंस के जो स्पेशली एमसीक्यूज़ होते हैं वो लगभग हम सब कवर करेंगे, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है इस बार 2023 तक में, तो आपको निकाल ही लेना है, जॉब ले ही लेना है, तो फटाफट से उसके लिए सब्सक्राइब करिए एग्ज़ाम वॉरियर को और लाइक कर दीजिए फटाफट से इस वीडियो को। और लाइक करते हुए आ जाइए हमारे अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न जो है, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1000, एक्चुअली मुझे हिंदी नहीं आती है तो मैं इसको इंग्लिश में ही बोल देती हूँ, 1097 to 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये रामपाल के शासनकाल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था, तो ये नन्यदेव है जो कि मिथिला और तिरहुत के कर्नाट राज्य के संस्थापक हैं। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी थी, तो ये सिमरावगढ़ है। ठीक है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरि सिंह, जो कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया? तो ये जो है ना 1378 में इनका पूर्णतः अंत हो गया। बिहार में किसके समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था? तो ये कर्नाट शासक के समय में पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। तिब्बती इतिहासकार धर्मस्वामी तिरहुत आया था, कब आया था फ्रेंड्स? तो ये 1234 ईस्वी में आया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो नरसिंह देव का शासन था। ये क्वेश्चन बीपीएससी बार बार करता है। तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाला विदेशी यात्री कौन है? तो ये जो है ना हमारा लामा तारा नाथ भी ये धर्मस्वामी और मुल्ला तकिया, ये दोनों हैं। ठीक है। तुगरिल तुगन के अभियान के समय कर्नाट राज्य का शासक था, कौन था ये? तो राम सिंह देव थे। ठीक है। कर्नाट शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक था? तो हमारे जो हरि सिंह देव हैं वो एक महान समाज सुधारक थे। पंजी प्रबंध मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ? तो ये हरि सिंह देव के शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ। अब हमारा मध्यकालीन भारत आ जाएगा, मध्यकालीन बिहार आ जाएगा। हम भारत का इतिहास अभी नहीं पढ़ रहे हैं, बिहार के इतिहास की बात कर रहे हैं, तो मुझसे मिस्टेक हो गया। मध्यकालीन बिहार आ जाएगा, जिसमें बिहार में तुर्कों का आगमन हुआ। ठीक है। और पहला ही प्रश्न जो है बीपीएससी 60-62 वाला 2017 वाला है आपका। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का जो प्रथम मुस्लिम विजेता है ये बख्तियार खिलजी है। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन है? तो ये है इब्ने बख्तियार खिलजी। इनका पूरा नाम जो है इख्तियारुद्दीन मोहम्मद इब्ने बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजयी कौन सी है? तो बिहार शरीफ को इन्होंने जीता था 1198 में। ठीक है। और बख्तियारपुर का जो नाम है उन्होंने बख्तियार खिलजी करवाया था। अभी ये बख्तियारपुर के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है। और बख्तियार शहर की स्थापना की और उन्होंने वहाँ का नाम रख दिया था बख्तियार खिलजी। अभी कुछ दिन पहले मैं बख्तियारपुर गई थी तो मुझे लग रहा था कि बख्तियारपुर जो है बख्तियार खिलजी से रिलेटेड थोड़ा लग रहा है। एंड अभी पता चल गया ये कि बख्तियारपुर का नाम उन्होंने चेंज करके बख्तियार खिलजी किया था, एंड बख्तियार खिलजी को चेंज करके बख्तियारपुर अभी कर दिया गया है वहाँ पर। तब यहाँ पर बख्तियार आ रहा है खिलजी का। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई थी। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? तो 1198 में हुई थी। बख्तियार खिलजी ने अपने प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो इन्होंने अपना प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त करवाया था? किसने ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने ही ध्वस्त किया था। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय पाल वंशीय शासक कौन था? तो ये जो है इंद्रयुम्न पाल थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक था, तो ये लक्ष्मण सेन थे।
बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ? तो ये आपको जो है ना 12वीं शताब्दी में हुआ। बिहार में आने वाले प्रथम सूफी संत कौन थे? मोमिन आरिफ। मनेर की विजय से किस सूफी संत का संबंध था? तो ये ताज फकीह का संबंध था। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है हमें, तो तबकाते नासरी में हमें वर्णित मिला है ये कि बिहार में बख्तियार खिलजी ने अपना पहला आक्रमण किया था। तो ये जो उनका पहला जो तबकाते नासरी है, इस बात में इस बुक में फर्स्टली ये चीज़ वर्णित है कि बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया है बिहार में। तो फ्रेंड्स अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। और शाम को जो वीडियो आएगी उस वीडियो में इसके आगे का जो भी है उसको अब करवाएंगे अपन। और अभी लास्ट करते हैं वीडियो, और वीडियो लास्ट करते करते आपको फिर से एक बार बोल दूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एग्ज़ाम वॉरियर को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 4 में, जो कि शाम को 6 बजे तक आ जाएगा। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और मेहनत ज़ोर से करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।